हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे ना, उनमें से सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था विद्युत फ्लक्स को। विद्युत फ्लक्स क्या था? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र के अविलंबित पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। मैथमेटिकली एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए फिर विद्युत फ्लक्स को अपन ने परिभाषित किया था, फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। फिर अपन ने असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया था, और उसके लिए किया क्या था अपन ने, जो असमान विद्युत क्षेत्र था उसमें लिए गए पृष्ठ को छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में विभक्त करके उसको एक समान विद्युत क्षेत्र निकाय के समान बना लिया था। ठीक है। अब उसके बाद अपन ने इसको अलग अलग जो छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांश थे ना, उनके लिए फ्लक्स निकाल के टोटल फ्लक्स को समेशन के रूप में व्यक्त कर दिया था। फिर मात्रक और विमाएँ देखी थी, और फिर सतत आवेश वितरण के कारण में रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के व्यंजक अपन ने निकाले थे, ये स्पेसिफाई किए थे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो क्लास की बात करेंगे ना, इसमें सतत आवेश वितरण के कारण पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए अपन स्पेसिफाई करेंगे कि कैसे व्यंजक निकल के आते हैं विद्युत क्षेत्र के और विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के। ठीक है। और लास्ट में फिर अपन देखेंगे गाउस नियम, और गाउस नियम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको डिस्कस अपन करने वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं डिस्कस। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण अपन विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के व्यंजक कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस है जो अपन ने रेखीय आवेश वितरण के लिए किया था। अपन ने क्या किया है, एक पृष्ठ लिया है और इस पृष्ठ पे क्षेत्रफल अल्पांश लिया है डी एस सदिश। ठीक है, एक मिनट रुकना, पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है। और इस क्षेत्रफल अल्पांश डी एस से आर दूरी पर, ये आर दूरी पर अपन ने क्या लिया है, बिंदु पी लिया है। आर दूरी पर अपन ने क्या लिया है, बिंदु पी लिया है। अब इस बिंदु पी पर इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण अपन को क्या कैलकुलेट करना है, विद्युत बल कैलकुलेट करना है पहले, तो फिर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इसके लिए देखो लैंग्वेज के अंदर आते हैं। लैंग्वेज में स्पेसिफाई कर रखा है, माना किसी क्षेत्रफल एस के पृष्ठ पर आवेश सतत रूप से वितरित है तथा इस पृष्ठ का आवेश घनत्व अपन ने क्या बता दिया, सिग्मा बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है। इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए अपन करेंगे क्या, इसके लिए अपन करेंगे क्या, इसके लिए अपन करेंगे क्या, इसके लिए पृष्ठ पर आप क्या लोगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश लोगे जिसके सापेक्ष बिंदु पी पर स्थिति सदिश आर वेक्टर आपने लिया है, तथा परीक्षण आवेश Q0 बिंदु पर लेकर आते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ नहीं करना, आपको आर वेक्टर को डिफाइन करना है। बिंदु पी के सापेक्ष, बिंदु पी के लिए जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है ना आपने, डी एस सदिश के सापेक्ष आपका बिंदु पी का वेक्टर आपको डिफाइन करना है। ठीक है। अब इस पे क्षेत्रफल अल्पांश ds पर आवेश की मात्रा जब अपन देखेंगे ना, तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा वही सेम प्रोसेस, घनत्व क्या होता है, आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा में क्षेत्रफल और आवेश बटा में आयतन। तो यहाँ से आवेश क्या हो जाएगा, घनत्व और क्षेत्रफल से मल्टीपल कर दिया। ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अपन को करना क्या है कि इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर कूलाम विद्युत बल निकालना है अपन को, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएफ सदिश कूलाम का नियम है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो वही अपन ने किया है के Q0 DQ, और DQ का मान समीकरण 1 से अपन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो DQ का मान समीकरण 1 से जैसे अपन रखेंगे तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ये हो गई, सिग्मा ds का मान यहाँ रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आवेश Q0 पर कुल बल अपन को कैलकुलेट करना है। पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आवेश Q0 पर कुल बल अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन को क्या करना है, जितने भी क्षेत्रफल अल्पांश में आप विभक्त करोगे पूरे पृष्ठ को,
जितने भी क्षेत्रफल अल्पांशों में आप विभक्त करोगे ना, सबकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, सभी क्षेत्रफल अल्पांशों की वजह से बिंदु पी पर बल निकालने के लिए उनको सम करना पड़ेगा। और सम के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, समाकलन काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, कुल निकालने के लिए समाकलन कर दिया पूरे पृष्ठ के लिए, एस पृष्ठ के लिए। ठीक है, के और क्यू जीरो क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो समाकलन से बाहर आ जाएंगे और इस फॉर्मेशन को अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की अपन बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में अपन को करना क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए तो कुछ नहीं करना, आपको एफ निकल के आ गया तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यू नोट इधर लेके आ जाइए इसके बटा में। तो जैसे एफ अपॉन में क्यू नोट ये लेके आओगे तो विद्युत क्षेत्र आपको प्राप्त हो जाएगा के समाकलन ऑफ पूरे पृष्ठ के लिए एस और सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण क्या करना है, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए करें क्या, अपन क्या करें, आपने एक पृष्ठ लिया है, देखो इस पृष्ठ को क्या छोटे छोटे क्षेत्रफल अल्पांशों में बांट लिया। एक क्षेत्रफल अल्पांश अपन ने लिया है ds, ठीक है, और इसकी वजह से आपको बिंदु P पर विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि बिंदु P के लिए ds के सापेक्ष r वेक्टर आपने डिफाइन किया है, दूरी r चाहिए ना आपको, तो r वेक्टर के रूप में डिफाइन कर दिया। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि परीक्षण आवेश Q0 को, ये परीक्षण आवेश Q0 है, इसको बिंदु P पर लाकर रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक आवेश तो ये है, दूसरा कूलाम नियम लगाएंगे, कूलाम विद्युत बल आप निकालोगे तो दूसरा आवेश भी तो आपके पास होना चाहिए ना। यहाँ आवेश घनत्व क्या है, इस पृष्ठ का सिग्मा है, तो यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश बहुत सूक्ष्म लेंगे अपन, लेकिन इस पे आवेश की मात्रा क्या होगी, अल्प आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस, सिग्मा को डी एस से मल्टीप्लाई कर दो। जनरल सा फॉर्मेशन होता है आवेश घनत्व का कि आवेश बटा में क्षेत्रफल, तो आवेश क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा क्षेत्रफल। तो यहाँ पे इस क्षेत्रफल अल्पांश पे आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, डी क्यू बराबर क्या मात्रा हो जाएगी, डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस। एक आवेश तो हो गया सिग्मा डी एस और दूसरा हो गया Q0, तो दोनों के बीच कूलाम बल आपको पता चल ही जाएगा। तो बिंदु P पर कूलाम बल क्या हो जाएगा आपका, देखो अभी दिखाते हैं, ये कूलाम बल हो गया, ये कूलाम बल हो गया आपका के Q0, दूसरा आवेश क्या है डी क्यू, और उस डी क्यू आवेश का मान आप यहाँ पे रख दोगे सिग्मा डी एस। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल अल्पांश पर उपस्थित अल्प आवेश की वजह से, आवेश की अल्प मात्रा की वजह से विद्युत बल है। यदि आपको पूरे पृष्ठ की वजह से कुल बल ज्ञात करना है, कुल कूलाम विद्युत बल आपको ज्ञात करना है, तो आप कर दो उसका इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ के लिए उसका आप क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन करोगे तो क्या होगा, देखो समाकलन करोगे तो क्या होगा, समाकलन करते ही आपको कुल बल, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण आवेश Q0 पर कुल बल का व्यंजक आपको मिल जाएगा। ठीक है, समाकलन हो पूरे पृष्ठ के लिए, समाकलन के नीचे एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पूरे पृष्ठ के लिए जितने भी क्षेत्रफल अल्पांश आपने लिए थे ना, सबकी वजह से अलग अलग विद्युत बल ज्ञात करके उनका समाकलन का मतलब योग कर दो। समाकलन का अर्थ योगफल होता है। ठीक है, आपको आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ से Q0, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा होती है विद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश Q0, तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको मिल जाएगा। ऐसे सिमिलर कंसेप्ट आपको एक और जगह काम में लेना है, वो क्या है, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण भी क्या होता है, सतत आवेश वितरण में ही अपन पढ़ते हैं, तो इससे रेलेवेंट टॉपिक ही है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार अपन रेखीय आवेश वितरण के लिए कर चुके हैं, 2 बार मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखो आयतन आवेश वितरण के लिए सिमिलर कंसेप्ट है। आयतन आवेश वितरण की बात करेंगे अपन, तो आयतन आवेश वितरण में देखो अपन ने क्या लिया है, एक ऐसा निकाय लिया है जिसमें आपको करना क्या है कि एक आयतन अल्पांश लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये dv ले लिया और इस आयतन अल्पांश के सापेक्ष एक बिंदु P लिया है जिसका स्थिति सदिश आपको क्या बताया गया है, r वेक्टर बताया। यहाँ इस आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर विद्युत बल भी कैलकुलेट करना है और विद्युत क्षेत्र भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसी परीक्षण आवेश Q0 को, आवेश Q0 को कहाँ ला के रखना पड़ेगा, बिंदु P पर लाकर रखना पड़ेगा। कहाँ लाकर रखना पड़ेगा, बिंदु P पर। जैसे ला के रखोगे तो यहाँ आवेश की मात्रा ज्ञात करो, यहाँ आपका आयतन आवेश वितरण क्या एक सिंबल काम में लेते हैं रो,
ऐसा सिंबल आप लोगों ने आयतन आवेश वितरण के लिए काम में लिया होगा, रो। ठीक है, अब यहाँ पे आवेश की मात्रा कैसे निकालेंगे, घनत्व गुणा आयतन। तो अल्प आवेश की मात्रा या आवेश की अल्प मात्रा क्या हो जाएगी, रो डीवी। डी क्यू बराबर रो, डी क्यू बराबर रो डीवी। चलो देखो यही बातें सारी यहाँ तक तो देखते हैं एक बार क्या लिखा है मैंने। माना किसी आयतन V में आवेश सतत रूप से वितरित है जिसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। इस आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर हमें विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसके लिए करेंगे क्या अपन, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको आयतन अल्पांश dv लेते हैं और जिसके सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या है, r वेक्टर है, तथा परीक्षण आवेश q0 बिंदु P पर लाते हैं। सिंपल सी बात है। इस आयतन अल्पांश dv पर आवेश की अल्प मात्रा क्या होगी, dq बराबर रो dv। ठीक है, अब यहां इसको आप जैसे स्पेसिफाई करोगे, इसको जैसे ही आप स्पेसिफाई करोगे, इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर जब आप कूलाम बल निकालना चाहोगे, कूलाम विद्युत बल निकालना चाहोगे, तो वो क्या हो जाएगा, K Q0 DQ बटा में R स्क्वायर और R कैप। यहाँ से आप इसको रो dV को DQ का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको कुल बल निकालना है तो वो इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, समाकलन आपको करना पड़ेगा पूरे आयतन के लिए आपको निकालना है। तो पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर जो कुल बल है ना वो कैसे निकालोगे आप, समाकलन करके। कुछ नहीं करना, आपको समाकलन करना है। देखो दो ही स्टेप का प्रोसेस है ये। ठीक है, ये निकल के आ गया पूरे आयतन के लिए, समाकलन किया है पूरे आयतन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना है, Q0 यहाँ से Q0 को इसके नीचे भेज दो। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आपने फॉर्मेशन देखा था, तो क्या देखा था, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। तो यही तो किया हुआ है, ये क्या है, यही तो है। तो यहाँ इससे ये Q0 हट जाएगा तो क्या फॉर्मेशन आ जाएगा, K समाकलन ऑफ V रो dV अपॉन में R स्क्वायर और R कैप। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, कैसे विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र तीव्रता अपन ज्ञात करते हैं सतत आवेश वितरण के कारण। ऐसे ही निकाय अपन आगे जब नए टॉपिक्स देखेंगे तो इन कंसेप्ट्स को यूज करेंगे। तो इसका थोड़ा सा आसान है, समझ लें इनको। नहीं समझ में आता है तो एक दो बार वीडियो चला के देखें वापस, आपको समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं गाउस लॉ। गाउस का नियम क्या कहता है, देखो गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स के लिए ही परिभाषित है। इसी वजह से मैंने विद्युत फ्लक्स को अच्छे तरीके से समझाने, एक क्लास मेरी हो चुकी है विद्युत फ्लक्स को लेकर, और दूसरी क्लास के लिए मैंने विद्युत फ्लक्स इसीलिए डिफाइन किया था क्लास फर्स्ट में, ताकि गाउस नियम जब भी आप पढ़ोगे ना तो आपको गाउस नियम में दिक्कत नहीं हो। अब आपको जैसे ही डायरेक्ट गाउस नियम बताता तो आप कहते विद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, तो विद्युत फ्लक्स के सारे एस्पेक्ट्स मैंने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, गाउस नियम आपको क्या कहता है, गाउस नियम भी आपको विद्युत फ्लक्स का मान ही देगा, लेकिन किस रूप में देगा, कैसे पृष्ठ के लिए देगा। गाउस नियम एक ऐसे पृष्ठ के लिए जो चारों तरफ से बंद होता है, जैसे स्फीयर की बात करें, गोला होता है वो चारों तरफ, जैसे गुब्बारा है, ऐसा जो भी पृष्ठ आप लोगे ना उसकी एक तरीके से ये पृष्ठ क्या होगा, काल्पनिक होगा, कल्पना मात्र करेंगे। ऐसे पृष्ठ है ना वो रियल निकाय में आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से कहते हैं कि गाउस का नियम है ना वो काल्पनिक बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। ध्यान रखिएगा कैसे पृष्ठ लेने, आपको काल्पनिक बंद पृष्ठ, जैसे बेलनाकार है, गोलाकार है, ऐसे पृष्ठ आपके निकाय में लेने पड़ेंगे, काल्पनिक बंद पृष्ठ। ठीक है, अब ये कहता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा ना वो क्या होगा, उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगा। देखो लैंग्वेज में मैंने ये लिखा है, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ऑलरेडी बता चुका हूं, मान भी इसका फिक्स है। ठीक है, यहां मैथमेटिकल फॉर्मेशन में अपन ने कह दिया। अब देखो एक छोटी सी बात, यहाँ पे आपको विद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई काम में लिया है, अपन ने पहले भी काम में ले चुके हैं। यहाँ पे देखो समाकलन जब किया है ना पूरे सरफेस के लिए किया है,
बंद पृष्ठ के लिए, तो बंद पृष्ठ के लिए यहां पे देखो एक वृत्ताकार साइकिल या एक सिंबल मैंने वृत्ताकार समाकलन के ऊपर काम में लिया है जो स्पेसिफाई करता है बंद पृष्ठ के लिए। और ये गाउस नियम के अकॉर्डिंग ये फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, उस बंद पृष्ठ में, बंद काल्पनिक पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां से इसके मात्रक वगैरह अपन डिस्कस करें, विमा वगैरह विद्युतशीलता की, तो विद्युतशीलता के लिए मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां मात्रक विमा फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। देखो निर्वात की विद्युतशीलता जहां पे ये आपके क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, और इसके मान बता रखा है कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। समेशन क्यों है आपका बंद पृष्ठ के अंदर जो जितने भी परिबद्ध आवेश है ना वो। ठीक है, अब देखो गाउस नियम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए डिस्कस करना जरूरी भी है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपको बता रखा है। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ना, ये मान आप अच्छे तरीके से याद रखें, कई बार अपन को न्यूमेरिकल में काम में लेना पड़ता है। हालांकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो तो उसके बजाय अपन के का मान 9 × 10⁻9 काम में ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नए कुछ कंसेप्ट हैं। क्या कंसेप्ट है, देखो सबसे पहले यदि किसी गाउसीय पृष्ठ की अपन बात कर रहे हैं, उससे संबद्ध कुल फ्लक्स अपन को चाहिए, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, एक तो गाउसीय पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हो, एक गाउसीय पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हो, तो बाहर की ओर जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होता है ना, उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि धनात्मक लेते हैं। लेकिन यदि गाउसीय पृष्ठ के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी तो उस फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी भी पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स का बीजगणितीय योग। अब किसको धनात्मक लेना है, जो निर्गत है, और किसको ऋणात्मक लेना है, जो प्रवेश हो रहा है पृष्ठ के अंदर। ध्यान रखना है इस बात को, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट है बीजगणितीय योग से अपन कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करें। क्यों, क्योंकि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि गाउस नियम केवल और केवल जो गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश है ना, केवल और केवल उस पर निर्भर करता है, केवल और केवल उस पर निर्भर करता है, परिबद्ध कुल आवेश पर निर्भर करता है। फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ के आकार, भाई आप बेलनाकार ले रहे हो या आप गोलाकार गाउसीय पृष्ठ ले रहे हो, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आकार व आकृति के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है गाउस नियम, ध्यान रखना इस बात का। थर्ड पॉइंट क्या है कि गाउसीय नियम बंद पृष्ठ में आवेशों की स्थिति, गाउस नियम बंद पृष्ठ में आवेशों की स्थिति एवं वितरण पर भी निर्भर नहीं करता है। आपका गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ स्थित है, कौन से पोजीशन पे है उस पे, और वितरण किस प्रकार से, कहाँ +1 कूलाम है, कहाँ +3 कूलाम है, कहाँ +5 कूलाम है, इस तरीके से जो वितरण हो रखा है ना, किस प्रकार से वितरण हो रखा है, उस चीज़ पर भी गाउस नियम निर्भर नहीं करता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो गाउस नियम से जुड़ा हुआ है ना, वो क्या है कि आपने कूलाम बल को देखा ना, तो कूलाम बल केवल और केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए लागू हो रहा था, स्थिर आवेशों के लिए लागू हो रहा था। लेकिन गाउस नियम परिबद्ध जो आवेश है गाउसीय पृष्ठ के अंदर, उनकी गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। कूलाम नियम आपका केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए सही है, जबकि गाउस नियम को आप गाउसीय पृष्ठ के अंदर यदि जो आवेश स्थित है वो गतिशील है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाउस नियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कूलाम नियम केवल और केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि गाउस नियम गाउसीय पृष्ठ में केवल परिबद्ध जो आवेश है ना उस पे निर्भर करता है, उस परिबद्ध आवेश की गतिशीलता या स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ का आकार या आकृति क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना।
नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इससे मिलता जुलता एक बार अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या है कि यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश क्या है, शून्य है, तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा, चाहे पृष्ठ किसी समान या असमान विद्युत क्षेत्र में स्थित हो। विद्युत क्षेत्र आपका कैसा भी हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि गाउसीय पृष्ठ में जो परिबद्ध कुल आवेश है ना, कुल आवेश कैसे निकालोगे, बीजगणितीय योग से। अलग अलग आवेश वितरित है तो उसका बीजगणितीय योग करके आप कुल आवेश निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आवेश भी क्या है, एक अदिश राशि है। अब आप बीजगणितीय योग निकालोगे, आवेश तो है, कहीं पे +1 कूलाम है, कहीं पे +2 कूलाम है, कहीं पे -3 कूलाम है। अब इसका बीजगणितीय योग करोगे तो समेशन Q बराबर 0 मिलेगा आपको। तो प्रश्न में आवेश तो अलग अलग प्रकृति का और अलग अलग परिमाण का विद्यमान है, लेकिन कुल परिबद्ध आवेश क्या है, समेशन Q क्या है, 0 है। तो इस वजह से उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। अब चाहे ये पृष्ठ बंद पृष्ठ जो आपने लिया है ये एक समान विद्युत क्षेत्र में हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परिबद्ध आवेश 0 है तो परिबद्ध आवेश की वजह से गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0। और इस स्थिति में बात करें ना, तो जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा गाउसीय पृष्ठ के अंदर उतना ही फ्लक्स क्या होगा, निर्गत होगा। तो प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ के लिए बराबर होगा, ठीक है। कुल फ्लक्स निकालें तो कुल फ्लक्स क्या होगा, 0। मैथमेटिकल फॉर्मेशन में ये दे रखा है। और देखो डायग्राम से भी इस चीज को समझाया हुआ है, डायग्राम से भी समझाया हुआ है। देखो ये कुछ निकाय बना के डायग्राम से इसी चीज को समझाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। आप गाउसीय पृष्ठ कैसे लेते हो, बेलनाकार लेते हो, घनाकार लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार आकृति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बनाया ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जब आता है एग्जाम में तो आपको इजी रहे अटेंड करना। लैंग्वेज भी क्वेश्चन की हो गई, फिर आंसर कैसे आपको लिखना है वो भी आपको पता चल गया। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होने पर भी, विद्युत फ्लक्स शून्य है, कोई गाउसीय पृष्ठ है, बंद गाउसीय पृष्ठ है, उससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स शून्य हो सकता है, होने पर भी गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है। गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान अशून्य हो सकता है, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, चलो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है। एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए आपने क्या बताया कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का युग्म। एक आवेश +Q है तो दूसरा आवेश -Q है, ऐसा कोई विद्युत द्विध्रुव गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश क्या होगा, समेशन Q बराबर कुल परिबद्ध आवेश क्या होगा, +Q + -Q। तो कुल परिबद्ध आवेश तो विद्युत द्विध्रुव का क्या हो गया, गाउसीय पृष्ठ के अंदर 0 हो गया। लेकिन गाउसीय पृष्ठ पर यदि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहें तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। एक आसान सा एग्जांपल है, आपने गाउसीय पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव को ले लिया, +Q -Q ऐसा निकाल लिया, विद्युत द्विध्रुव का निकाल लिया, तो कुल परिबद्ध आवेश तो गाउसीय पृष्ठ में 0 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन विद्युत फ्लक्स 0 है लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा विद्युत द्विध्रुव की वजह से, यही तो बात कही हुई है। देखो एक लैंग्वेज के अंदर भी यही बात समझाई हुई है। क्या समझाई हुई है, देखो गाउसीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई सदिश उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी मान होता है। गाउसीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना चाहो ना, वो क्या होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का रिजल्टेंट होता है, परिणामी मान होता है। और ये परिणामी मान क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो परिबद्ध आवेश है ना, गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश उसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र होता है, और पृष्ठ के बाहर यदि कोई उपस्थित है आवेश तो उसकी वजह से भी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होता है। इन सभी के सदिश योग से अपन को गाउसीय पृष्ठ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब बात यह है
कि परिणामी के रूप में आपको इंक्लूड करना है गाउसियन पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश है सबकी वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं को सदिश योग करना है। यदि गाउसियन पृष्ठ के बाहर भी कोई आवेश स्थित है तो उसकी वजह से। लेकिन आप गाउस नियम को देखोगे ना तो गाउस नियम में तो केवल और केवल गाउसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश अपन उपयोग करते हैं समेशन क्यू के रूप में। सिंपल सी बात है कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है। यदि आप द्विध्रुव निकाय का एक उदाहरण लेकर इस बात को समझाने की कोशिश करें तो द्विध्रुव निकाय यदि गाउसियन पृष्ठ के अंदर स्थित है तो पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेश समेशन क्यों जीरो हो गया, तो गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स भी जीरो हो गया। लेकिन गाउसियन पृष्ठ पर यदि इस द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना चाहे ना तो वो विद्युत क्षेत्र आपका शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखो, मेरा एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देखोगे ना तो यही बात जो मैं समझा रहा हूँ ना यही एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाई हुई है। ठीक है, एक आसान सा कंसेप्ट और यहाँ पे है कि गाउस नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, गाउस नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग मतलब जहाँ पे चाहे विद्युत बल हो, चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो, व्युत्क्रम हो दूरी के वर्ग के, तो ऐसे निकायों के लिए ही गाउस नियम क्या होता है, वैध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्लास में जो कंसेप्ट्स मैंने बताने की कोशिश की है ना आप लोगों को, इनमें देखो एक गाउस नियम है, इसके एप्लीकेशंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। गाउस नियम के एप्लीकेशन पे बेस्ड ही पूरा चैप्टर है और इसी से 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिक्स है, कोई भी एक एप्लीकेशन गाउस नियम की 4 नंबर की क्वेश्चन में आती है। 1+3 के फॉर्मेशन में हो सकती है, 1+2+1 की फॉर्मेशन में हो सकती है। 1 नंबर के लिए पता चले दे दे गाउस नियम को लिखिए, गाउस नियम बताइए और गाउस नियम के लिए कोई एक एप्लीकेशन दे देंगे। उसमें आपका कोई आरेख मनवा लेंगे तो 2 नंबर का वो अनुप्रयोग हो गया, 1 नंबर का आरेख मनवा लेंगे, निर्भरता ग्राफ मनवा लेते हैं लास्ट में, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स है 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो गाउस नियम को अच्छे से समझ लें। गाउस नियम की वजह से विद्युत फ्लक्स क्या होता है, गाउस नियम की वजह से एक बार फिर से देख लें। गाउस नियम की वजह से जो विद्युत फ्लक्स निकल के आता है ना वो क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट का मान आप याद रखोगे तो गाउस नियम को काम में ले पाओगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।